नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, शेयर खरीदने से पहले हम क्या क्या नहीं देखते। स्टॉक्स देखते हैं, चार्ट्स देखते हैं, कंपनी की स्ट्रेटजी देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। लेकिन एक वो चीज़ जो बहुत ज़रूरी है किसी भी शेयर को खरीदने से पहले, वो हम देखते नहीं। तो क्या है वो एक ऐसी चीज़ जो किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले आपको ज़रूर 10 बार चेक करना चाहिए और उसके बाद ही किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए। आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो में उसी एक टेक्निक के बारे में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आज हम जो एक क्वालिटी डिस्कस करने वाले हैं, इसकी ज़रूरत आप किस बात से समझ लीजिए और ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। कोई भी बड़ी कंपनी हो, जियो हो, टीसीएस हो, एचडीएफसी हो, इन सारी कंपनियों में जो आज सबसे बड़ी कंपनी है उनमें एक ये क्वालिटी है। और आज जो छोटी कंपनी है लेकिन आगे जाके बड़ी होंगी, उनमें भी ये कंपनी हो सकती है। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। कोडक के कैमरे कभी खूब चला करते थे पर कंपनी बैंकरप्ट हो गई। नोकिया के फ़ोन हम में से हर एक ने यूज़ किए बट कंपनी लगभग ख़त्म हो गई, उसे किसी और कंपनी ने खरीद लिया। वीडियोकॉन के टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन लगभग हर घर में होते थे बट आज वीडियोकॉन भी ख़त्म हो गई। तो ये इतनी बड़ी बड़ी इस्टेब्लिश कंपनियां, किंगफिशर एयरलाइन हो, सहारा एयरलाइंस हो, कितनी सारी ऐसी बड़ी कंपनियां जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, इनका अस्तित्व कभी ख़त्म नहीं होगा, और वो अचानक से देखते ही देखते कुछ सालों में ख़त्म हो जाती। इनफैक्ट 25 साल पहले जो कंपनियां सेंसेक्स का हिस्सा थी, मतलब देश की 3 सबसे बड़ी कंपनियां जो 25 साल पहले सेंसेक्स का हिस्सा थी, आज उनमें से 70, 75, 80% कंपनियां सेंसेक्स का हिस्सा नहीं है। यानी कि बड़ी से बड़ी कंपनियां भी जो देश की इकोनॉमी की शान थी, उनमें से 75 से 80% कंपनियां आज उस ऊंचाई पर नहीं है, मतलब ख़त्म हो गई। तो आप कितनी भी वेल नोन कंपनियों का शेयर लीजिए, आपको लगेगा कि इससे सेफ कंपनी नहीं हो सकती, बट हो सकता है कुछ सालों के बाद वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। तो आपके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने शेयर खरीदने से पहले उसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना है। आप तो किसी भी शेयर का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, जैसे कि इंडिया एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स है, वहाँ पे कोई भी आके इन्वेस्ट कर सकता है। तो वहाँ पे आपको ऐसा क्या देखना है? जैसे देखिए, जियो ने बाकी टेलीकॉम कंपनियों के साथ किया। जिस कंपनी के पास ज़्यादा पैसा है वो एकदम से बाज़ार में आके कूदता है और सारे छोटे प्लेयर्स को या तो प्राइस अंडरकट करके सस्ते में मार्केट ले ले, सस्ते में अपनी चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो वो एक स्ट्रॉन्गर अपोजिशन बन जाता है। तो यूजुअली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये होता है। अब सीमेंट इंडस्ट्री को देख लीजिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री को देख लीजिए, एफएमसीजी को देख लीजिए। एचयूएल कैसे तेज़ी से छोटी छोटी एफएमसीजी कंपनियों को खरीद के एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाता है। तो जो बिगेस्ट प्लेयर हैं वो दूसरों को खाता चला जाता है। अब आप कोई भी बिगेस्ट प्लेयर बनता कैसे? वो बनता है तो उसको मेंटेन कैसे करता है? तो इसी को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और इसी इंपॉर्टेंट क्वालिटी को आज हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। हो सकता है कंपनी सबसे बड़ी ना हो, छोटी हो, बट उसके पास ऐसा स्ट्रेंथ है, ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिससे कि वो उसके कंपटीटर उस कंपनी को खा नहीं सकते। भले ही कंपटीटर उससे बढ़े, बट वो छोटी सी कंपनी, उसने अपने आसपास इतनी मजबूत दीवार खड़ी की है कि अपने आसपास इतना मजबूत किला बनाया है कि उसे भेद पाना आसान नहीं है। तो उस किलों को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको बताएंगे कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता क्या है, और दूसरा इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और कैसे पता लगाएं कि आपके जो कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं, और कैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, और कैसे आप पहचानेंगे कि आप क्या जो कंपनी का आप शेयर लेने जा रहे हैं उसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो अब मैं आपको कितने तरीके के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होते हैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा मैं आपको, और आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो पहला मोड होता है गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, यानी कि कोई ऐसी कंपनी जिसके ऊपर गवर्नमेंट का हाथ हो, मतलब कंपटीशन से उसको सरकार ने बचा के रखा है। मान लीजिए कि आप कोई भी एक शॉप खोलते हैं या एक गारमेंट की दुकान खोलते हैं, आपके सामने कोई और भी दूसरी दुकान खोल सकती है, सरकार उसमें आपको बचाएगी नहीं। लेकिन अगर आपने कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी चलाते हैं, इकरा, क्रिसिल जैसी, तो कोई और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इतनी जल्दी से खुल नहीं सकती, क्योंकि सरकार ने सिर्फ 6-7 एजेंसियों को ही ऐसा लाइसेंस दिया है। तो इसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब जैसे कि कुछ बैंक्स हैं, कुछ फाइनेंस कंपनीज हैं, तो इसी तरीके से इसमें गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन होता है। मतलब गवर्नमेंट किसी और कंपनी को उसके कंपटीशन में आने से पहले ढेर सारे रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट से उसका लाइसेंस लेना होता है। तो यानी कि गवर्नमेंट ने इन कंपनियों को कंपटीशन से बचा के रखा हुआ है।
अब अगर ऐसा कोई बिज़नेस करें जिसमें माल मैं बनाता हूँ, मेरी माल की डिमांड भी खूब है, तो मैं मुनाफा कमाऊँगा कि नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने नए लोग उस बिज़नेस में घुसे हुए हैं। जैसे बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, किसी दिन अच्छा करते हैं। एग्जांपल ले लीजिए माइक्रोमैक्स का। इंडिया की पहले ऐसी मोबाइल फ़ोन कंपनी थी जो एग्रेसिव इनोवेटिव मोबाइल फ़ोन्स लेकर आई, बट लेकिन उसको देखा देखी इंटेक्स है, लावा है, कितने सारी कंपनियां, इंडियन कंपनियां उसमें कूद पड़ी और चाइनीज़ कंपनी भी आ गई। तो माइक्रोमैक्स के लिए खुद को सस्टेन करना और प्रॉफिटेबल बने रहना ये नामुमकिन हो गया, क्योंकि बहुत सारे कंपटीटर आ गए। जो पहले जो फ़ोन 10,000 में बिकता था उसको 7,000 में देने लगे, फिर कोई और आ गए उसको 5,000 में देने लगा, 6,000 में देने लगा। इस तरीके से सबकी प्रॉफिटेबिलिटी ख़त्म हो गई। लेकिन इमेजिन करिए कि माइक्रोमैक्स फ़ोन ला रहा है, उसकी डिमांड भी बनी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको बोल दिया कि अब कोई और फ़ोन की कंपनी नहीं आएगी, सिर्फ माइक्रोमैक्स ही अपने फ़ोन बेचेगा। तो इस तरीके से उसको बोलते हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटी। तो जिसके पास ऐसी सिक्योरिटी होगी उसको कंपटीशन से कोई खतरा नहीं है। तो जिस शेयर को आप ख़रीद रहे हैं, खुद से पूछिए कि क्या आपकी कंपनी के पास ये एडवांटेज है। अगर है तो ये बहुत बहुत एडवांटेजेस है। अब ये एक तरीके का एडवांटेज हुआ, ज़रूरी नहीं कि सभी शेयर में ये हो। तो अब दूसरा एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ। तो अब सेकंड एडवांटेज बताता हूँ, लो कॉस्ट का। अब ये लो कॉस्ट एडवांटेज क्या होता है, इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप अपना सीमेंट प्लांट खोलना चाहते हैं। अब सीमेंट में एक रॉ मटेरियल होता है लाइमस्टोन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपके पास पहले से लाइमस्टोन की खुद की खदान है, तो ऐसे में आपके लिए सीमेंट बनाना कंपटीटर्स के मुकाबले बहुत सस्ता हो जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल आपके पास ही है। जहाँ दूसरे लोग 200 रुपये में सीमेंट बना पा रहे हैं, वहाँ आप 170 में बना लेंगे। तो आप बना सस्ता पा रहे हैं, तो बेच भी सस्ता पाएंगे उनसे। तो ग्राहक आपकी सीमेंट की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि आप 20 रुपये सस्ता या 30 रुपये सस्ता बेच रहे हैं। तो क्या आपकी कंपनी के पास कोई ऐसा एडवांटेज है जिससे या तो उसकी मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाती, कि जहाँ बाकियों को खूब एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, खूब सेल्स फोर्स लगानी पड़ती है सामान बेचने के लिए, वहीं आपकी कंपनी के पास ऐसा कोई एडवांटेज है कि माल अपने आप बिकता है या उसका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कम है। तो क्या आपकी कंपनी के पास ऐसी मार्केटिंग कॉस्ट का कोई एडवांटेज है, रॉ मटेरियल कॉस्ट का कोई एडवांटेज है, डिस्ट्रीब्यूशन का कोई एडवांटेज है? क्या कोई ऐसा एडवांटेज है जिससे आप अपना माल कंपटीटर्स के मुकाबले ज़्यादा सस्ता बेच पाते हैं? तो जो भी शेयर आप लेने का सोच रहे हैं, तो ये ढूंढें क्या उसके पास ऐसा कोई एडवांटेज है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, तो एक और तरीके का एडवांटेज है डिस्ट्रीब्यूशन एडवांटेज। जैसे कि एचयूएल के पास एक इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन बास्केट है कि एचयूएल कुछ भी कंपनी कुछ भी माल बनाता है, उसका वो अपना मेडिकल स्टोर में भी रखवाता है, जनरल स्टोर में रखवाता है। तो हर एक की पहुंच में है एचयूएल। तो अगर एक किराना दुकान में एचयूएल 100 सामान रखा रहा है, उसके सप्लाई चेन उसकी हर दुकान तक जा रही है, तो वहाँ 10-20 या 100 प्रोडक्ट रखवा दिए। अब आपने मान लीजिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और आपको उसे देश भर में पहुंचाना है, तो देश की गली गली में आपके पास आपका प्रोडक्ट चाहे सबसे अच्छा हो, उसे देश की गली गली तक पहुंचाना कितना मुश्किल होगा। वहीं आप सोचिए, एचयूएल ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो एचयूएल के लिए उसे देश की गली गली तक पहुंचाना, देश के आम आदमी तक पहुंचाना कितना आसान है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एडवांटेज। तो आपको ये भी देखना है कि आपकी कंपनी जो कि कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना अच्छा है। तो अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, तो आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि क्या कंपटीशन के मुकाबले इस कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रीच बेटर है। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है, तो जिससे वो अपने हर प्रोडक्ट को बाज़ार तक पहुँचाने की कॉस्ट भी काफ़ी कम होती। तो ये दूसरा और तीसरा एडवांटेज हो गया, लो कॉस्ट मोड और डिस्ट्रीब्यूशन एडवांटेज। तो अब ये चौथा एडवांटेज ब्रांड का। देखा, अब ये ब्रांड एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपने देखा होगा कि नेस्ले जो कि मैगी बनाता था, पहले सिर्फ मैगी बनाता था, उसने उसके बाद पास्ता लॉन्च कर दिया, सॉस लॉन्च कर दिया। तो इस तरीके से नेस्ले ने कई सारे प्रोडक्ट मैगी ब्रांड के अंदर ही लॉन्च कर दिए, क्योंकि वो ब्रांड उसने पहले से बना लिया, लोगों के अंदर उसका नाम है, क्रेडिबिलिटी है, उसको मैगी के नाम से बेचने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इस तरीके से एक बना बनाया ब्रांड है। जैसे मैरिको सफोला के नाम से उसने रिफाइंड बनाया, अब वो कई सारी चीज़ें और कई सारे प्रोडक्ट मैरिको सफोला ब्रांड के नाम में आता है। जूसेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क शेक हैं, और कई तरीके के प्रोडक्ट सफोला अपने ब्रांड के अंदर ही बना रहा है। तो इस तरीके से मैरिको सफोला ब्रांड के अंदर बनाता है। तो मतलब उसने अपने कस्टमर्स के अंदर एक बिल्ड तैयार कर ली, कॉन्फिडेंस तैयार कर लिया। दूसरे नए प्रोडक्ट आप उसमें बढ़ाते जाते हैं। एक बार आपने ब्रांड बना लिया, फिर उसमें प्रोडक्ट आप बढ़ाते हैं। अब जैसे डेटॉल को देखिए,
सिर्फ इस तरीके से एक बार ब्रांड बनने के बाद आप कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दीजिए, वो आराम से बिक जाता है। तो आप जिस कंपनी का शेयर खरीदने की सोच रहे हैं उसके बाद ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है कि कल को 2 और चीज़ें लॉन्च करना चाहता है पहले से, तो उस ब्रांड के कारण उसको मार्केटिंग कॉस्ट और फेलियर के चांसेस दोनों कम हो जाते हैं। तो अगर ऐसा ब्रांड नेम है तो वो बहुत एडवांटेज पोजीशन में। अब बात करते हैं 5th एडवांटेज की, जो कि है पेटेंट। अब जैसे कि कोई आईटी कंपनी है, फार्मा कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, जिसके पास पेटेंट है कि कोई नई तरीके की डिस्कवरी की, उसको पेटेंट करा लिया। अब अगले 15-20 सालों तक कोई कंप्यूटर चाह कर भी उससे कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास सरकारी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इसके अलावा कई और कंपनी उस प्रोडक्ट को बना ही नहीं पाएंगी। एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया इसमें यह भी है कि आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन देख लीजिए, उसका नीचे से बेजल होता है, क्योंकि ये पेटेंट सिर्फ एप्पल के पास है। तो एंड्रॉयड फ़ोन बनाने वाली कंपनियाँ चाह कर भी नहीं बना सकती, क्योंकि उसका पेटेंट एप्पल के पास है। तो अब 6th एडवांटेज है नेटवर्क इफेक्ट का। ये मैंने पहले ही आपको बताया, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसको बहुत अच्छे से जान लें, क्योंकि ये एक तरीके का बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, जैसे व्हाट्सएप का हम सब क्यों यूज़ करते हैं? क्या व्हाट्सएप एक बेस्ट मैसेजिंग ऐप है? क्या उससे अच्छा कोई है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। व्हाट्सएप को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हर कोई व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है। तो आपको पता है कि अगर आप व्हाट्सएप के तरीके या अगर आप टेलीग्राम या वीचैट को यूज़ करेंगे तो आपके सारे दोस्त या परिवार वाले उस ऐप को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो उसमें नहीं मिलेंगे। तो क्या व्हाट्सएप सबसे सस्ता है, सबसे बेहतर है? शायद नहीं, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप सबसे फेमस है, सबसे पॉपुलर है, क्योंकि उसे हर कोई यूज़ कर रहा है। तो फेसबुक इसी कारण चलता है, इंस्टाग्राम इसी कारण चलता है। गूगल प्लस कुछ साल पहले लॉन्च हुआ, बट वो नहीं चल पाया, फेसबुक को पछाड़ नहीं पाया। बट किसी ने गूगल प्लस यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि आप तो उसे यूज़ करना चाहोगे भी, तो आपके दोस्त और आपके लोग, आपके आसपास वाले उस ऐप में नहीं है, तो वो आपके लिए यूज़लेस है। तो ये है नेटवर्क इफेक्ट का फ़ायदा। यानी वो कंपनी इसलिए मजबूत है क्योंकि सब लोग उसी को यूज़ करते हैं। तो Naukri.com को ले लीजिए, इसलिए मजबूत है। सारे जॉब सीकर उसी को यूज़ करते हैं, जो जिनको जॉब देना है और जॉब पोस्टिंग भी वहीं करनी है। ऐसे बहुत सारे नेटवर्क, ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं। पहले टेलीकॉम कंपनी में करने की कोशिश करती थी, बट जियो के पहले अक्सर ऐसा बहुत सारा होता था कि एयरटेल टू एयरटेल कॉल फ्री, आइडिया टू आइडिया कॉल फ्री। ऐसा क्यों? ताकि नेटवर्क इफेक्ट बना पाए। क्योंकि अगर आप एयरटेल यूज़ कर पाएँ तो अपने परिवार वालों और दोस्तों को भी बोलें कि यार एयरटेल यूज़ करो, जिससे हम आपस में फ्री में बात कर लें। तो टेलीकॉम कंपनियों ने भी ये करने की कोशिश की, लेकिन जियो ने आके उसे बर्बाद कर दिया, सारे कॉल सब फ्री कर दिए। तो ये नेटवर्क इफेक्ट बनाने की जो कोशिश थी टेलीकॉम कंपनियों की, वो बेकार हो गई। तो कोई भी कंपनी जिसमें ये नेटवर्क इफेक्ट हो कि लोग उसे इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि बाकी लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग मोड है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले। अगर आपने ये चीज़ देख ली तो आपके बहुत सारे चांसेस हैं कि आप बहुत अच्छा पैसा कमा लें। तो अब बात करते हैं 7वें एडवांटेज की, जो कि स्विचिंग कॉस्ट। इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप किसी भी बैंक में आपका खाता है, तो SBI, HDFC, एक्सिस या किसी भी बैंक में, तो कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट दे रहा है? पहले कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देता था, या अब कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है? तो आज जैसे सपोज़ मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी कम है, बट IDFC का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। बट कोई भी अपना SBI का सेविंग अकाउंट बंद करके IDFC में शिफ्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसका कॉस्ट तो कुछ नहीं है, बट इतना जल्दी से आदमी शिफ्ट होना नहीं चाहता, क्योंकि उसने सब कुछ सेट कर रखा है, तो उसमें शिफ्ट नहीं हो सकता। ऐसा मोबाइल के साथ भी था, बट जब से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी आ गई, आप आराम से शिफ्ट हो सकते हैं। पोर्टेबिलिटी होने के बाद आपका नंबर वही है, आप शिफ्ट हो सकते हैं। तो पहले मोबाइल कंपनी खूब पैसा कमाती थी, पर जब से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी आई, स्विचिंग कॉस्ट बहुत आसान हो गई। इस कारण सारी कंपनियां, कोई भी कंपनी धड़ल्ले से अपना नेटवर्क इंप्रूव करने की मेहनत करनी पड़ रही। तो इसके कारण कंपनियों को अपना नेटवर्क को मजबूत करने के लिए पैसा लगाना पड़ा। तो पहले जो टेलीकॉम कंपनी सोचती थी कि एक बार जो कस्टमर फंस गया तो वो इतने साल तो चलेगा हमारे साथ, तो अब वो उनकी स्ट्रेटजी ख़त्म हो गई। तो इसको पोर्टेबिलिटी के कारण स्विचिंग कॉस्ट जो थी वो बहुत कम हो गई। बहुत सारी IT कंपनीज़ भी ऐसी हैं जिनके पास स्विचिंग कॉस्ट वाला मोड है। IT कंपनीज़ की अगर आप बात करें तो करोड़ों रुपए देके एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनवाया है, आपने टीम को ट्रेन किया है, तो अब आप हर साल उस सॉफ्टवेयर को छोड़ के किसी नए सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट नहीं हो सकते। इसी कारण यूरोपियन अमेरिकन क्लाइंट्स से TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनियां सालों साल रिन्यूअल या सर्विस के नाम पर फीस लेती रहती हैं और तगड़ा मुनाफा कमाती हैं। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है, नेटवर्क इफेक्ट और स्विचिंग कॉस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग
एडवांटेज हैं। तो अगर आप ये एडवांटेज वाली कंपनियों को सिलेक्ट कर पाएँ तो आप डेफिनेटली आप बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। तो अब आप लोगों ने ये सारे एडवांटेजेस देखे, तो अब इन सभी एडवांटेजेस का यूज़ करके आप किस तरीके से अपना शेयर को सिलेक्ट करें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो बट किसी भी शेयर को सिलेक्ट करने से पहले आप अगर ये सारे एडवांटेजेस उसके देखेंगे कि उसमें ये सारे एडवांटेजेस हैं, तो निश्चित ही मैं आपको अश्योर करता हूँ, निश्चित ही आपको वो शेयर जो है अच्छा ही प्रॉफिट दे के जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।